रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, शायद ये टर्म्स सुने होंगे बायोलॉजी क्लास में, हाँ बिल्कुल। पर इनका रियल सिग्निफिकेंस क्या है और ये लाइफ के लिए इतने क्रिटिकल क्यों है? बिल्कुल। जेनेटिक्स में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं उसे। आइडिया सिंपल है, डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट एक आरएनए मैसेज में कॉपी होता है और फिर उस आरएनए मैसेज से प्रोटीन्स बनते हैं। राइट। ये 3 स्टेप्स बेसिकली लाइफ का फ्लो चार्ट है। ओके, तो इस ब्लूप्रिंट कॉपिंग और प्रोटीन बिल्डिंग मशीनरी को अनपैक करते हैं। हम इन 3 की प्रोसेसेस को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। पहला, रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी कॉपीज कैसे बनाता है। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से स्पेसिफिक मैसेज आरएनए में कैसे क्रिएट होता है। और तीसरा, ट्रांसलेशन, उस आरएनए मैसेज को पढ़कर प्रोटीन कैसे असेंबल होता है। रेडी हैं इस एक्सप्लोरेशन के लिए? लेट्स गेट इनटू इट। रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनाना। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन। फंडामेंटल सवाल यह है, डीएनए को अपनी कॉपी बनाने की जरूरत ही क्यों है? एक ब्लूप्रिंट काफी नहीं? ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राइमरी रीजन है ग्रोथ। सोचो, हम सब एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू हुए थे। हाँ। अब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनने के लिए उन सेल्स को बार बार डिवाइड करना पड़ा, और हर सेल डिवीजन से पहले पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी डीएनए परफेक्टली डुप्लीकेट होना चाहिए, ताकि हर नए सेल को कंप्लीट कॉपी मिले। एग्जैक्टली ताकि हर नए सेल को कंप्लीट कॉपी मिले। रेप्लिकेशन के बिना ग्रोथ जैसी बेसिक चीज पॉसिबल ही नहीं है। सेल डिवीजन से तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डाइल्यूट हो जाएगी ना। मेक सेंस। जैसे फैक्ट्री की नई ब्रांच खुलने से पहले इंस्ट्रक्शंस कॉपी करना जरूरी है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? डीएनए स्ट्रक्चर को थोड़ा याद कर लेते हैं। वो फेमस डबल हेलिक्स, राइट? हाँ वही। 2 स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और बीच में नाइट्रोजनस बेसिस A, T, C, G। करेक्ट। अब रेप्लिकेशन जनरली 3 मेन फेजेस में होता है। पहला, इनिशिएशन, द अनजिपिंग। सोचो, डीएनए एक ट्विस्टेड जिपर है। पहले स्पेसिफिक एंजाइम्स जैसे हेलिकेज जिपर पुल की तरह काम करते हैं। वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड और सेपरेट करते हैं बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़कर। ओके। इससे एक वाई शेप्ड एरिया बनता है जिसे रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। अच्छा। अब जैसे आप जिपर खोलते हो, वो वापस बंद होने की कोशिश कर सकता है ना? तो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग या एसएसबी प्रोटीन्स। वो सेपरेटेड स्ट्रैंड से जुड़ जाते हैं ताकि वो वापस ना जुड़ जाएं। हाँ, उन्हें इमीडिएटली रीजॉइन या रीकॉइल होने से रोकते हैं, स्ट्रैंड्स को ओपन रखते हैं। फिर एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स हर स्ट्रैंड पर एक छोटा आरएनए प्राइमर लगाता है। प्राइमर, स्टार्टिंग ब्लॉक जैसा। एग्जैक्टली। ये प्राइमर एक स्टार्टिंग ब्लॉक जैसा है जो मेन बिल्डर एंजाइम को बताता है कि कॉपिंग कहां से शुरू करनी है। सही। 2, इलॉन्गेशन, बिल्डिंग द न्यू स्ट्रैंड्स। अब आती है मेन बिल्डर एंजाइम की बारी, डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम ओरिजिनल यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को एक डायरेक्शन 3 to 5 में रीड करता है, ओके। और उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन 5 to 3 में बनाता है। करेक्ट मैचिंग बेसिस A के साथ T, C के साथ G ऐड करके। ठीक है। यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो 3 to 5 रन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड को कंटिन्यूअसली बना सकता है, स्मूथली, रेप्लिकेशन फोक के साथ साथ, जैसे जैसे वो खुलता है। अच्छा। इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, कंटिन्यूअस। लेकिन दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो 5 to 3 रन कर रहा है, एक चैलेंज है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में बिल्ड कर सकता है। तो उसे उल्टा जाना पड़ेगा। हाँ, उसे न्यू स्ट्रैंड को मूविंग रेप्लिकेशन फोक से दूर बिल्ड करना पड़ता है इस टेम्पलेट पर। इसका मतलब है कि ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। ओके, तो फिर कैसे? ये सिंथेसाइज होता है छोटे डिसकंटिन्यूअस पीसेस में। इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इंटरेस्टिंग नेम। हाँ, और हर फ्रैगमेंट के लिए एक नया आरएनए प्राइमर लगाना पड़ता है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब सोचो, नेचर ने ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैगिंग स्ट्रैंड प्रोसेस क्यों बनाया होगा? शायद पॉलीमरेज के काम करने के तरीके की वजह से। एग्जैक्टली। ये प्योरली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की फिक्स्ड डायरेक्शनैलिटी की वजह से है। 3, टर्मिनेशन, क्लीन अप एंड सीलिंग। जब कॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम्स आते हैं जो आरएनए प्राइमर्स को हटा देते हैं, क्योंकि डीएनए में आरएनए नहीं होना चाहिए। राइट, डीएनए है तो डीएनए ही होना चाहिए। हाँ, फिर डीएनए पॉलीमरेज उन गैप्स को करेक्ट डीएनए बेसिस से भर देता है। फाइनली एक और एंजाइम, डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। ग्लू? हाँ, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स के बीच के निक्स या गैप्स को सील करता है, खासकर लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़कर। इससे 2 कंप्लीट कंटिन्यूअस डबल हेलिसेस बन जाते हैं। वाओ, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड डांस है एंजाइम्स का। हाँ। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारे पास 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां हमने एक से शुरू किया था। और इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों कहते हैं? इस टर्म का क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन। इसे सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हर नया डीएनए डबल हेलिक्स, उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया बनता है। अच्छा। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा हर नए मॉलिक्यूल में कंजर्व हो जाता है। सेमी मतलब हाफ, कंजर्व्ड मतलब कंजर्व्ड। एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड, समझ गए? हाँ बिल्कुल, 1 ओल्ड 1 न्यू। यहाँ मेरे लिए चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मैंने पढ़ा है कि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस शायद एजिंग से भी लिंक्ड है। डीएनए कॉपी करना बुढ़ापे से कैसे रिलेटेड हो सकता है? ये एक फैसिनेटिंग एरिया है रिसर्च का। ऐसा लगता है नेचर ने शायद रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में ही एक तरह की टिकिंग क्लॉक बना दी है, स्पेसिफिकली लैगिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड। वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वाला स्ट्रैंड? हाँ वही। जिस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, उसकी वजह से रेप्लिकेशन मशीनरी के लिए क्रोमोसोम का बिल्कुल आखिरी एंड कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर बार जब सेल डिवाइड करता है और डीएनए रेप्लिकेट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड थोड़ा सा, बस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बस थोड़ा सा? उससे सच में फर्क
फर्क पड़ता है? एक बार में शायद इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन सोचो एक सिंगल जाइगोट से एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी तक, जिसमें लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, कितने राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन हुए होंगे? बिलियंस अपॉन बिलियंस शायद। हाँ, काफी ज्यादा। हर बार बहुत से क्रोमोसोम्स पर लैगिंग स्ट्रैंड पोटेंशियली कुछ बेस पेयर्स खो देता है। Okay. एक पूरी लाइफ टाइम की सेल डिविजन्स के बाद ये क्यूमुलेटिव शॉर्टनिंग काफी सब्सटैंशियल हो सकती है। इवेंचुअली इंपॉर्टेंट जीन्स जो क्रोमोसोम एंड्स के पास होते हैं वो इरोड हो सकते हैं या पूरे लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे? इमेजिन करो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन डिग्रेड हो जाए या इम्यून फंक्शन के लिए क्रूशियल जीन्स। क्रोमोसोम एंड्स, जिन्हें टीलियोमर्स कहते हैं, का ये ग्रेजुअल शॉर्टनिंग एजिंग प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। वाओ, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जैसा लग रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पर। है ना? इससे एजिंग के बारे में बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव मिलता है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल अलग पिक्चर है। और इसमें प्रूफ रीडिंग का क्या रोल है? वो भी एजिंग से कनेक्टेड है? प्रूफ रीडिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसा है। रेप्लिकेशन के दौरान और बाद में स्पेशल एंजाइम्स नए बने डीएनए को स्कैन करते हैं किसी एरर के लिए, जैसे गलत बेस इंसर्ट हो गया हो। Okay. अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो ये एंजाइम्स इसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये प्रोसेस ज्यादातर टाइम इनक्रेडिबली एक्यूरेट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं ये प्रूफ रीडिंग और रिपेयर एंजाइम्स खुद भी डैमेज अक्यूमुलेट कर सकते हैं या कम एफिशिएंट हो सकते हैं, जैसे कोई भी मशीनरी वेयर एंड टियर एक्सपीरियंस करती है। अच्छा। नतीजा, ज्यादा रेप्लिकेशन एरर्स शायद स्लिप हो जाते हैं बिना करेक्ट हुए। ये एरर्स म्यूटेशंस के रूप में हमारे डीएनए में अक्यूमुलेट होते हैं। और ज्यादा म्यूटेशन से? बहुत ज्यादा म्यूटेशंस नॉर्मल सेल फंक्शन को डिसरप्ट कर सकते हैं, कैंसर जैसी डिजीजेस का रिस्क बढ़ा सकते हैं और एजिंग से एसोसिएटेड ओवरऑल डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, डिक्लाइनिंग प्रूफ रीडिंग एफिशिएंसी एजिंग पजल का एक और पीस है जो डीएनए मेंटेनेंस से जुड़ा है। प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन। ओके, तो रेप्लिकेशन पूरे डीएनए ब्लूप्रिंट को कॉपी करने का काम करता है। अब सेल उस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली यूज कैसे करता है चीजें बनाने के लिए, ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस तक लाता है। जब हम जेनेटिक्स में प्रोटीन की बात करते हैं तो हम सिर्फ जिम वाले प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? डेफिनेटली नॉट। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रोटीन टिपिकली एक लंबी चेन होती है छोटे यूनिट से बनी हुई, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। अक्सर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक 3D शेप में फोल्ड हुए। अच्छा। प्रोटीन सेल के असली वर्क हॉर्सेज या एक्शन मॉलिक्यूल्स हैं। वो लगभग हर टास्क करते हैं, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कैटालिसिस, सिग्नलिंग, सब कुछ। बॉडी को ये प्रोटीन्स बनाने के लिए 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। 20 टाइप्स? हाँ, और ये 20 अमीनो एसिड्स 2 कैटेगरीज में आते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स 11 टाइप के। इन्हें नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद सिंथेसाइज कर सकती है, हमें स्ट्रिक्टली डाइट से इनकी जरूरत नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 टाइप के। ये एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना सकती, हमें मस्ट इन्हें अपने खाने से लेना होता है, जैसे हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, वेलिन एटसेट्रा। अगर डाइट में ये कंसिस्टेंटली मिसिंग हो तो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस सफर करेगा। गॉट इट। 20 बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ हम बनाते हैं, कुछ खाना पड़ता है। लेकिन ये प्रोटीन्स करते क्या है एक्चुअली? अपने वर्क हॉर्सेस कहा, इनके फंक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं? हम ब्रॉडली इन्हें 2 मेजर टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं उनके रोल समझने के लिए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसा नाम सजेस्ट करता है, दे प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। एग्जांपल्स, केराटिन प्रोटीन जो हमारे हेयर और नेल्स बनाता है, कोलेजन प्रोटीन जो स्किन और बोन्स में होता है, इवन प्रोटीन्स जो हमारी हाइट या ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं, जैसे एबीओ प्रोटीन्स। ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले? रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इनका काम है दूसरे प्रोटीन्स, खासकर स्ट्रक्चरल वाले की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। सोचो अगर हाइट वाला प्रोटीन हमेशा ऑन रहता तो क्या होता? लंबे होते जाते हैं एंडलेसली। हाँ, रेगुलेटरी प्रोटीन्स इंश्योर करते हैं कि चीजें सही टाइम और सही जगह पर हों। वो हाइट प्रोटीन को एक सर्टेन पॉइंट के बाद स्टॉप करने को कह सकते हैं। वो हार्मोन प्रोडक्शन जैसे प्रोसेसेस को भी रेगुलेट करते हैं जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा। टीटी डेवलपमेंट के दौरान रेगुलेटरी प्रोटीन सेल्स को स्पेशलाइज करने में गाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा सेल हार्ट सेल बनेगा, कौन सा लिवर सेल। वो पैटर्न ग्रोथ को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। करेक्ट। कभी सोचा है स्टेम सेल्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेशलाइज नहीं होते? करेक्ट, क्योंकि वो लार्जली अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स ने अभी तक उन्हें कोई स्पेसिफिक लिमिटेड रोल असाइन नहीं किया होता। क्या और कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां प्रोटीन्स द्वारा प्रिसाइज रेगुलेशन क्रूशियल हो सकती है? शायद ब्लड शुगर कंट्रोल। इंसुलिन एक प्रोटीन है ना? बिल्कुल, एक्सीलेंट एग्जांपल। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनाना। इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन। ओके, तो इन क्रूशियल प्रोटीन्स को बनाने के लिए सेल को डीएनए से इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस के पहले स्टेप तक लाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए से आरएनए मैसेज बनता है, राइट? पर डीएनए तो बहुत बड़ा है, पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जीन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सोचो सेल में पूरा डीएनए एक मैसिव लाइब्रेरी है जिसमें हजारों इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। ठीक है। एक जीन उस लाइब्रेरी के अंदर एक स्पेसिफिक मैनुअल या रेसिपी जैसा है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस रखता है, जैसे इंसुलिन प्रोटीन की रेसिपी या हीमोग्लोबिन प्रोटीन की रेसिपी। ओके। जब सेल को एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होती है, मान लो उसे और इंसुलिन चाहिए, तो वो पूरी लाइब्रेरी कॉपी नहीं करता, वो डीएनए के स्पेसिफिक इंसुलिन जीन सेक्शन पर जाता है। सिर्फ उस जीन पे? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ उस एक जीन के इंस्ट्रक्शंस की एक टेम्परेरी पोर्टेबल कॉपी बनाई जाती है। ये पोर्टेबल कॉपी ही मैसेंजर आरएनए है। अच्छा, तो एमआरएनए में स्पेसिफिक कोड होता है? हाँ, इस एमआरएनए में वो स्पेसिफिक कोड लिखा होता है कि इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स को किस ऑर्डर में असेंबल करना है। जैसे एक बड़ी कुकबुक से सिर्फ एक रेसिपी फोटोकॉपी करना, पूरी बुक नहीं। मेक सेंस। तो ये एमआरएनए कॉपी बनती कैसे है? ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स क्या हैं? ये भी लगभग 3 स्टेजेस में होता है। 1 इनिशिएशन, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पर जीन के स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करता है। प्रोमोटर रीजन? हाँ, ये बाइंडिंग सिग्नल देता है कि डीएनए डबल हेलिक्स सिर्फ उस जीन रीजन में अनवाइंड होकर ओपन हो जाए। 2 इलोंगेशन,
जब डीएनए ओपन हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जीन के एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ मूव करता है। वो डीएनए बेसिस को रीड करता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड बनाता है, आरएनए बेसिस एक एक करके ऐड करते हुए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैचिंग। हाँ, लेकिन की डिफरेंस ये है, आरएनए थाइमीन की जगह यूरासिल यूज करता है। तो जहां डीएनए में ए होता है, एमआरएनए को यू मिलता है। जहां डीएनए में टी होता है, एमआरएनए को ए मिलता है। सी जी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ। ओके, टी की जगह यू, गॉट इट। 3. टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता रहता है जब तक वो जीन पर एक स्पेसिफिक स्टॉप सीक्वेंस तक नहीं पहुंच जाता। ये सिग्नल है कि रेसिपी कॉपी हो गई है। तो फिर एमआरएनए अलग हो जाता है? हाँ, न्यूली मेड एमआरएनए मॉलिक्यूल डीएनए से डिटैच हो जाता है और डीएनए डबल हेलिक्स वापस जिप हो जाता है। ये फ्रेश एमआरएनए मैसेज अब न्यूक्लियस में रेडी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है ना, कुछ एमआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने पाया कि हमारे पास सिर्फ लगभग 20,000 जीन्स हैं, लेकिन हमारी बॉडीज कहीं ज्यादा प्रोटीन्स बना सकती हैं, शायद 50,000 या उससे भी ज्यादा। 20,000 रेसिपीज से 50,000 प्लस डिफरेंट डिशेस कैसे बन सकती हैं? एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जो इनिशियल एमआरएनए कॉपी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनती है, जिसे प्री एमआरएनए कहते हैं, वो अक्सर फाइनल वर्जन नहीं होती, जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होती है। अच्छा। इस प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल में दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस हैं, उनमें एक्चुअल कोड होता है जो प्रोटीन बनाने में यूज होगा। और इंट्रॉन्स? इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बीच में स्प्लाइस किए गए एक्स्ट्रा बिट्स जैसे हैं, और वो फाइनल प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। तो उन्हें निकाल देते हैं? हाँ, एमआरएनए प्रोसेसिंग के दौरान स्पेशलाइज्ड सेलुलर मशीनरी इंट्रॉन्स को काटकर निकाल देती है और एक्सॉन्स को एक साथ स्टिच कर देती है। इससे फाइनल छोटा मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है जो एक्चुअली न्यूक्लियस से बाहर जाता है ट्रांसलेट होने के लिए। ओके, प्रोसेसिंग से फाइनल एमआरएनए बनता है। अब यहाँ सबसे क्लेवर पार्ट आता है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। बहुत से जीन्स के लिए सेल चूज कर सकता है कि प्रोसेसिंग के दौरान कौन से सेगमेंट्स को एक्सॉन्स ट्रीट करना है और कौन से को इंट्रॉन्स। मतलब मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। हाँ, वो सेम प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से अलग अलग एक्सॉन कॉम्बिनेशंस को मिक्स एंड मैच कर सकता है। मतलब सेम प्री एमआरएनए को अलग अलग तरीकों से स्प्लाइस करके एक सिंगल जीन मल्टीपल डिफरेंट मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकता है। और अलग एमआरएनए से अलग प्रोटीन? ऑब्वियसली अलग एमआरएनएज अलग प्रोटीन्स बनाएंगे। ये प्रोसेस ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एक मेजर रीजन है कि हमारे कंपैरेटिवली कम जीन्स इतनी वास्ट डाइवर्सिटी के प्रोटीन्स जनरेट कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या पता चलता है कि लाइफ अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करती है। ये इनक्रेडिबली एफिशिएंट है। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, एमआरएनए रेसिपी बनाता है। अब फाइनल स्टेप, ट्रांसलेशन। इसमें उस मैच्योर एमआरएनए मैसेज को यूज करके एक्चुअल प्रोटीन चेन बनाई जाती है। ये कहाँ होता है और सेल एमआरएनए कोड को रीड कैसे करता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है, साइटोप्लाज्म में, मॉलिक्यूलर मशीन्स पर, जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। लेकिन यहाँ सेंट्रल चैलेंज है, एमआरएनए कोड सिर्फ 4 लेटर्स या बेसिस AUGC का अल्फाबेट यूज करता है। हाँ। लेकिन प्रोटीन लैंग्वेज को 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स स्पेसिफाई करने हैं। 4 लेटर्स 20 अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? ये तो प्रॉब्लम है। अगर एक बेस एक अमीनो एसिड कोड करता तो सिर्फ 4 ही होते। बिल्कुल। अगर राइबोसोम्स एक बार में सिर्फ 1 एमआरएनए बेस पढ़ता तो सिर्फ 4 यूनिक कोड्स 4 पावर 1 पॉसिबल होते। 20 अमाइनो एसिड्स के लिए काफी नहीं। और अगर 2 बेस पढ़ता? अगर राइबोसोम एक बार में 2 बेसिस पढ़ता तो 4 into 4 equals 16 यूनिक कोड्स पॉसिबल होते। अभी भी पूरे नहीं है। तो नेचर का सोल्यूशन राइबोसोम एमआरएनए बेसिस को 3 के ग्रुप्स में पढ़ता है। 3 बेसिस एक साथ। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? 4 into 4 into 4 equals 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए काफी से ज्यादा है, प्लस स्टार्ट और स्टॉप के सिग्नल्स देने के लिए भी। अच्छा। एमआरएनए पर ये 3 बेस यूनिट्स कोडॉन्स कहलाते हैं। हर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करता है या स्टार्ट स्टॉप सिग्नल। 64 कोडॉन्स पर सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स? हाँ, क्योंकि 64 कोडॉन्स हैं पर सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स, इसलिए ज्यादातर अमाइनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडॉन्स द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं। जैसे UUU और UUC दोनों कोडॉन्स फिनेलेलीन अमाइनो एसिड के लिए हैं। इस रिडंडेंसी को डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, 64 कोडॉन्स ट्रिपलेट्स में रीडिंग, समझ गया। तो एक्चुअल प्रोसेस कैसे चलता है? ट्रांसलेशन में की प्लेयर्स कौन है? मेन प्लेयर्स है राइबोसोम। ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है। ये एमआरएनए से बाइंड करता है और उसके साथ मूव करता है कोडॉन्स को पढ़ते हुए। इसमें स्पेसिफिक साइट्स होती हैं एमआरएनए और अमीनो एसिड कैरियर्स को होल्ड करने के लिए। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ये स्पेशल आरएनए मॉलिक्यूल्स अडैप्टर्स या टैक्सीज की तरह काम करते हैं। एक एंड पर हर टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करता है। और दूसरे एंड पर? दूसरे एंड पर उसके पास एक 3 बेस सीक्वेंस होता है जिसे एंटीकोडॉन कहते हैं। ये एंटीकोडॉन एमआरएनए कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्रैलिटी इंश्योर करती है कि सही टीआरएनए सही अमीनो एसिड लेकर आए जो एमआरएनए कोडॉन पढ़ा जा रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, टीआरएनए टैक्सी है जो सही अमीनो एसिड लाती है। एग्जैक्टली। अब देखते हैं ट्रांसलेशन के स्टेप्स सिंप्लीफाइड। 1. इनिशिएशन। राइबोसोम एमआरएनए मॉलिक्यूल के स्टार्ट के आसपास असेंबल होता है। ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट हमेशा स्टार्ट कोडॉन AUG से शुरू होता है जो मेथिनाइन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो पहला अमीनो एसिड हमेशा मेथिनाइन होता है? यूजुअली हाँ। तो पहला टीआरएनए मेथिनाइन कैरी करते हुए इस स्टार्ट कोडॉन से बाइंड करता है। 2. इलोंगेशन। फिर राइबोसोम एमआरएनए पर अगले कोडॉन पर मूव करता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए बाइंड करता है अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाते हुए। राइबोसोम नए अमीनो एसिड और पिछले वाले शुरू में मेथिनाइन के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है।
बॉन्ड्स बनते जाते हैं। हाँ, फिर राइबोसोम mRNA पर एक कोडोन आगे शिफ्ट होता है। पहला tRNA जो अब खाली है एग्जिट कर जाता है और अगले कोडोन के कोरिस्पॉन्डिंग नया tRNA एंटर करता है। ये साइकिल रिपीट होता है। कोडोन पढ़ो, tRNA के थ्रू अमीनो एसिड लाओ, पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ, राइबोसोम शिफ्ट करो। तो चेन लंबी होती जाती है। हाँ, अमीनो एसिड चेन लंबी और लंबी होती जाती है, जैसे mRNA इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक स्ट्रिंग पर बीड्स ऐड किए जा रहे हों। इमेजिन करो ये एक असेंबली लाइन की तरह है, जो एक टेप mRNA को पढ़ रही है और स्पेसिफिक पार्ट्स अमीनो एसिड्स ऐड कर रही है। 3. टर्मिनेशन। इलॉन्गेशन साइकिल चलता रहता है जब तक राइबोसोम mRNA पर 3 स्टॉप कोडॉन्स में से किसी एक पर नहीं पहुंच जाता, UAA, UAG या UGA। स्टॉप कोडॉन्स। हाँ, इन स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई करस्पॉन्डिंग tRNA नहीं होता है। वो सेंटेंस के एंड में पीरियड की तरह काम करते हैं। ये ट्रांसलेशन के एंड का सिग्नल है। तो प्रोटीन रिलीज हो जाता है। हाँ, कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन राइबोसोम से रिलीज हो जाती है और राइबोसोम सब यूनिट्स mRNA से डिटैच हो जाते हैं, अगले राउंड के लिए रेडी। और अगर स्टॉप कोडॉन बीच में आ जाए म्यूटेशन की वजह से? वो एक सिग्निफिकेंट इशू है। अगर कोई म्यूटेशन mRNA सीक्वेंस के बीच में एक प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन क्रिएट कर देता है, तो ट्रांसलेशन अनएक्सपेक्टेडली रुक जाएगा। इससे क्या होगा? इससे एक छोटा ट्रंकेटेड प्रोटीन बनता है जो यूजुअली नॉन फंक्शनल होता है या ठीक से काम नहीं करता। इस तरह की म्यूटेशन वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती हैं और एक्यूमुलेटेड डीएनए डैमेज के कारण एज के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकती है। रिकैप। ओके, तो आज के एक्सप्लोरेशन से कोर आइडियाज को क्विकली समराइज करते हैं। रेप्लिकेशन, ये है कैसे डीएनए सेल डिवीजन से पहले अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, ग्रोथ के लिए क्रूशियल। ये सेमी कंजर्वेटिव है। इसका क्या मतलब था एग्जैक्टली? एक पुराना स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड हर कॉपी में। प्रूफ रीडिंग एक्यूरेसी के पोटेंशियल डिक्लाइन के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ डीएनए में एक स्पेसिफिक जीन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर एक मैसेंजर आरएनए mRNA मॉलिक्यूल में कॉपी होती है। एक की इनसाइट थी mRNA प्रोसेसिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कौन सा अमेजिंग फीट अलाउ करता है? एक जीन से मल्टीपल डिफरेंट प्रोटीन्स बनाना। करेक्ट। और एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में डिफरेंस याद है? हाँ, एक्सॉन्स रखे जाते हैं, इंट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं। गुड। ट्रांसलेशन, ये फाइनल स्टेप है जहां mRNA मैसेज साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स द्वारा पढ़ा जाता है। mRNA 3 बेस यूनिट्स में पढ़ा जाता है जिन्हें कोडॉन्स कहते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स टैक्सी की तरह काम करते हैं कोडॉन्स के अकॉर्डिंग सही अमीनो एसिड्स लाते हुए? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। बिल्कुल, ये अमीनो एसिड्स एक साथ लिंक होकर प्रोटीन चेन बनाते हैं। कौन सा कोडॉन यूजुअली ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है? AUG। और कौन से कोडॉन्स उसे रोकने का सिग्नल देते हैं? UAA, UAG और UGA। एक्सीलेंट रिकैप। इस अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने का एक रियली इफेक्टिव तरीका है इन प्रोसेसेस को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। इमेजिन करो किसी दोस्त को बता रहे हो कि हमारी बॉडीज डीएनए की कॉपीज कैसे बनाती हैं और फिर उस डीएनए को यूज करके प्रोटीन्स कैसे बिल्ड करती हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को सिंपली कैसे डिस्क्राइब करोगे? ट्राई करो। एक्सप्लेन करने से वो मेमोरी पाथवे स्ट्रांग होते हैं। जब आप इन प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्या ये माइंड ब्लोइंग नहीं है? ये इंट्रिकेट, इनक्रेडिबली प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मशीनरी बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई है और फ्लॉलेसली ऑपरेट कर रही है अभी इसी वक्त आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में। ये सच में अस्टाउंडिंग है। प्रिसिजन रिमार्केबल है। फिर भी हमने डिस्कस किया कि कैसे एरर्स, म्यूटेशंस और वियर एंड टेयर आ सकते हैं जो एजिंग और डिजीज जैसे कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं। ये एक बड़ा सवाल उठाता है, जैसे जैसे इन फंडामेंटल प्रोसेसेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो रही है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं? क्या हम पोटेंशियली इंटरवीन करके एजिंग को स्लो कर पाएंगे, टीलोमियर शॉर्टनिंग को एड्रेस करके, या डीएनए रिपेयर को बूस्ट करके? क्या हम एक दिन डिजीजेस के पीछे के जेनेटिक एरर्स को डीएनए या आरएनए लेवल पर करेक्ट कर पाएंगे? इस नॉलेज से आपको क्या लगता है कि हम कहां जा सकते हैं? डेफिनेटली सोचने के लिए एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए एंड स्टे क्यूरियस।